हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। द मैं सेराकिस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि पहले के दोनों पार्ट आप लोगों को पसंद आए होंगे और इस तीसरे पार्ट के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा और ये सभी एग्जाम्पल्स जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और नहीं तो ये सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो और लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल क्या है कि एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है तो 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये पहला सवाल। हम मान लेते हैं कि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 है, 10% की दर से बढ़ रही है, यानी कि अगले साल उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 110। ये जीरो से ये जीरो चला गया, यानी कि आपके पास 10 बच रहा है और इधर 11 बच रहा है। आपसे पूछा है कि 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इन दोनों का 2 साल का है तो वर्ग कर दो, अगर 3 साल के बाद का रहता है तो क्यूब कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा 11 से 121 और ये बटे 100 और ये किसके बराबर हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या उसकी 25,000 है, 2 साल के बाद का जनसंख्या आपसे पूछा है। तो आप क्या क्या करो कि 121 और गुने ये 25,000, क्योंकि आपसे 2 साल पहले का पूछा है और 2 साल के बाद का रेशियो क्या है 121, तो 121 को ऊपर लिखेंगे और नीचे ये 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और आप 25 से 121 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 25 50 और 52 के 2 हाथ में 5, 25 और 5 30 और ये जीरो जो हमने छोड़ दिया। तो ये इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया वो 30,250 है, यानी उस शहर की आबादी 2 साल के बाद 30,250 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। दोस्तों तो ये तो इसका बनाने का तरीका रहा, लेकिन यदि हमारा कैलकुलेशन फास्ट है तो हम इस सवाल को मन ही मन में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं। शहर की हम जान रहे हैं कि जनसंख्या 25,000 है और 10% प्रतिवर्ष के दर से वृद्धि हो रही है। तो 25,000 का अगर हम 10% निकालते तो कितना आ जाएगा 2500, यानी कि 25,000 में अगर हम 2500 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27,500। फिर हमसे अगले साल 2 साल के बाद पूछा है तो 1 साल का और कर देते हैं। तो 27,500 का 10% कितना हो जाएगा 2750 और 2750 को अगर हम 27,500 में जोड़े तो क्या मिलेगा हमें 30,250। मतलब इस सवाल को हम मन ही मन में कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आइए हम लोग ये दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। ये दूसरा सवाल। मान लो इसकी आबादी 100 है और वो 5% की दर से बढ़ रही है, प्लस कर देते हैं तो ये अगले साल क्या हो जाएगा 105। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, यानी कि इसको अगर 3 साल के बाद क्या है तो क्यूब कर देते हैं। ये हो जाएगा 9,261 और नीचे ये कितना हो जाएगा 8,000। अब हमसे क्या दिया हुआ है शहर की वर्तमान जनसंख्या। जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितना है 1,85,220 और वर्तमान जनसंख्या का रेशियो क्या है 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, यानी कि आप 8,000 को ऊपर कर दो और नीचे क्या आ जाएगा ये 9,261। अगर 9,261 को से अगर आप 1,85,220 को डिवाइड करो तो ये 20 बार चला जाएगा और 8,000 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1,60,000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी कि 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या जो है वो 1,60,000 थी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किए। आइए कुछ और एग्जाम्पल, अब तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल क्या है कि एक शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष के दर से कम हो रही है। इन दोनों सवाल में बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है तथा शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,29,000 है तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या
कितनी थी ये हमें निकालनी है। ये तीसरा सवाल। सवाल क्या है, हम मान लेते हैं कि वर्तमान आबादी 100 है और उसमें क्या हो रहा है 10% की दर से कमी हो रही है, यानी कि -10%। तो यानी कि ये 90 हो जा रहा है। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा। अब ये जीरो से ये जीरो चला गया। 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी ये हमें निकालना है। तो ये 10 का क्यूब करेंगे और इधर ये 9 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब 1000। आपसे पूछा है कि 3 वर्ष पहले का जनसंख्या कितनी थी, तो 3 साल पहले का रेशियो कितना आया है 1000, यानी कि 1000 को आप ऊपर कर दो और उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 7,29,000 और नीचे जो है ये 729 से आप डिवाइड कर दो। ये 729 से करोगे तो ये 1000 होगा और 1000 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 10 लाख, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स देखे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल किए हैं, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन। सवाल क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 12% की दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या 18,400 हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है वो हमें निकालना है। ठीक है, इस सवाल को बनाने में हमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा, एलिगेशन वाला इसमें मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें पुरुषों के लिए हम एम लिख देते हैं और फीमेल के लिए हम महिला के लिए एफ लिख देते हैं। तो भाई पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है 8% और महिलाओं में 12%। अब एलिगेशन लगाने के लिए क्या हमें होगा कि दोनों की ये शहर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो भाई शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है और पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या जो 8% और 12% की दर से बढ़े तो 18,400 हो जाएगी, यानी कि 16,000 में कितने की वृद्धि होगी 2400 का। तो हम निकाल लेते हैं कि जो 2400 जो है वो 16,000 का कितना परसेंट है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया और 16 से 240 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, यानी कि ये दो शहर की जनसंख्या में ये इस दर से बढ़े तो वो शहर की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होगी। अब इसमें हम एलिगेशन का मेथड लगा देंगे तो इससे हमें क्या होगा, पुरुष और महिला दोनों की संख्या का रेशियो निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के अनुपातों का योग कितना हो रहा है 10, और ये 10 जो है तो किसके बराबर हो रहा है एक, ये 16,000 के बराबर, यानी कि आपका एक यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, यानी कि 1600 के बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों के लिए रेशियो क्या है 3 है, तो आप 3 में ये आप 1600 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 4800, यानी कि उस शहर में पुरुषों की जो आबादी है वो 4800 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। इसी तरह अगर हमसे पूछता कि महिलाओं की जनसंख्या पूछता तो हमारा एक यूनिट तो निकला ही हुआ है 1600 और महिला के रेशियो के लिए रेशियो क्या है 7 है, तो 1600 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16 7 112, यानी कि 11,200। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए। आइए दोस्तों अब 5वां एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। 5वां एग्जाम्पल क्या है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर हो तो x रेशियो y क्या होगा ये हमें निकालना है। इसको क्या करेंगे, पहले कैसे बनाते हैं वो आप देख लो, उसके बाद आप मन ही मन में कैलकुलेशन करके भी सवाल को आप पेन फ्री सोल्यूशन कर सकते हो। ये x का ये 15% बराबर y का 20%, ये नीचे का दोनों 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 के 15, 5 चौके 20, यानी कि आपका क्या हो रहा है 3x इक्वल टू 4y, यानी कि आपका x रेशियो y क्या हो जाएगा, ये रिवर्स रेशियो में करने पर ये जस्ट रिवर्स हो जाता है 4:3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। जिन लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है ये 4:3 मैंने कैसे किया, उन लोगों के लिए मैं फिर से एक बार समझ रहा हूँ। ये 3x/4y ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x
बाई वाई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये 3 जो है ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी x के लिए 4 आ गया रेशियो और y के लिए 3 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल किए। आइए छठा एग्जाम्पल करते हैं। ये छठा एग्जाम्पल, सवाल क्या है कि एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, ये हम निकालना है। तो हम भाई मान लेते हैं कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब 75% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। 75 ऊपर और नीचे 100, तो 25 3 75, 25 चौका 100। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स बाई 4 और बराबर दूसरी संख्या y है और इसका 2/7, यानी कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12x बराबर 4 दूनी 8y, सॉरी ये 7 21 होगा, 21x बराबर 8y। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमें x रेशियो यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये पहली और दूसरी का रेशियो करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा और 21 इधर हो जाएगा, यानी कि 8:21 जो है वो इसका सही उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूँ। भाई देख लो, ये 21x बाई 8y ऐसे तो हम लिख सकते हैं, और x और y को अगर हम इसी तरह रहने दें तो क्या हो जाएगा, ये 8 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये 21 जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि x रेशियो y जो है वो क्या होगा, 8:21 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल देखे, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये 7वां एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल क्या है कि 1 से 30 तक के संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याएं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर हैं, उनका परसेंट निकालना है। तो 1 से लेकर 30 तक, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वैसी संख्याएं प्राइम नंबर होती है। तो 1 से 30 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, तो पहली संख्या तो भाई 2 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 5, उसके बाद 7, 9 नहीं हो गया, 11, 13, 17, 19, 23 और ये 29, यानी 1 से 30 के बीच में इतना प्राइम नंबर है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 30 में जो है वो 10 प्राइम नंबर है, उसका परसेंट हम निकाल लेते हैं। ये 0 से ये 0 चला गया, यानी कि ये 100/3 हो गया, यानी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 33/1/3%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7वां एग्जाम्पल हुआ। आइए दोस्तों हम लोग 8वें एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है कि एक स्कूल के 2 कक्षाओं में क्रमशः 75 और 80 छात्र हैं। यदि दोनों कक्षाओं में क्रमशः 60% तथा 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हो तो उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत क्या है वो हमें निकालना है। तो 2 क्लास है तो हम यहाँ पे 2 बना देते हैं, 1 और ये 2, ये 2 क्लास हो गए। पहले क्लास में कितना है, 75 है, और दूसरे क्लास में कितना है, 80 है। अब इसमें से पास कितने कितने परसेंट हुए हैं, पहले क्लास में जो है वो 60% जो है वो पास हुआ है। पास के लिए मैं फिर लिख देता हूँ, तो 75 का 60% कितना होता है, 45। ये देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 75 का 60%, ये 0 से ये 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 से 15 बार, 2 तिहाई 6, यानी कि 15 तिहाई 45। और इसी तरह जिस क्लास में 80 छात्र हैं उसमें कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 75%। और अगर 75%, अगर आप 80 का 75% निकालो तो कितना होगा, 75% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 3/4, और 4 से 80 कितनी बार जाता है, 20 बार, तो 20 तिहाई 60, यानी कि 80 का 75% जो है वो 60 है।
दोस्तों ये परसेंट का मान जो है मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप फ्रैक्शन के रूप में याद हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन के रूप में इसको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस कर से होगा। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका जितना अभ्यास होगा, उतना ज़्यादा आपको ये मैथ्स के हर एक नंबर के कैरेक्टर के बारे में जानकारी होगी। तो ये 75% का हम सीधा 3/4 करेंगे, और ये 80 में हम 3/4 करेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। अब आप ये बताओ, ये दोनों मिला के कुल कितने छात्र हैं? पहले इसमें 155 है, और पास कितने हुए हैं? 105। यानी कि इसका अगर हम परसेंट निकालें तो ये 105, और ये गुने 100, और बचे ये 155। 5 से 31 बार, और 5 से 21, यानी कि इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21,000 और बटे 31। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 31 छका 186, और 14 10 24, यानी कि 31 सतह 7 21, और यानी कि 67 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका 74%। ये ऑप्शन में एक ही था 67, इसलिए हमको आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, सवाल क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 40,000 है, उसमें 2/5 भाग जो है वो पुरुष है। तो पुरुष के लिए पहले तो हम एम लिख देते हैं, और महिलाओं के लिए फीमेल लिख देते हैं। 40,000 कुल जनसंख्या है, और ये 40,000 में 2/5 जो है वो पुरुष है। ये 5 से ये 8 बढ़ गया, यानी कि 8 दूनी अगर 16,000 पुरुष हैं, तो 40,000 में से 16,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000 महिलाएं निकलेंगी। अब हमसे सवाल में आगे क्या पूछ रहा है कि यदि 10% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो गांव में शिक्षितों का प्रतिशत क्या? एक चीज आप मुझे बताओ कि जो भी पुरुषों की जनसंख्या है उसमें 10% पुरुष जो है वो अशिक्षित है, यानी कि 90% जो शिक्षित है, यानी कि 16,000 का आप सीधा आप 90% निकालो। और महिलाओं में 60% अशिक्षित है, यानी कि 60% जो है वो शिक्षित है। 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% हो जाएगा, और इसका 60% कितना होता है? तो ये हमसे क्या हो जाएगा? शिक्षितों का संख्या निकल जाएगी। तो 16 नमा 144, ये 14,400 हो जाएगा, और ये 24 छका 144, ये भी 14,400 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28,800। तो 28,800 का आप ये परसेंट निकाल दो कि 40,000 का ये कितना परसेंट है। नीचे ये 40,000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, और 4 से इसको काटेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 72%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 9 एग्जाम्पल्स देखे। आइए फटाफट कुछ और एग्जाम्पल्स। ये 10वां एग्जाम्पल। सवाल क्या है कि एक परिवार के 3 मदों के खर्चों का अनुपात 15:12:7 है। यदि इन मदों के कीमत में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि हो, तो इन मदों के खर्चों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले तो हम ये 10वां सवाल, पहले तो हम ये 3 मद बना लेते हैं। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये अनुपात है। इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं। ये 15 को 150 कर देते हैं, 12 को 120 कर देते हैं, और ये 7 को 70 कर देते हैं। अब क्या है कि इन मदों की कीमत में 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले इन तीनों मदों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? 15, 150 और 120, ये 270, और 70 में 270 में 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 340। अब इन सब खर्चों में कितने परसेंट के? इसमें +20%, यानी कि 150 का 20% कितना होता है? 30, यानी कि ये 180 हो जाएगा। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? +25, यानी कि 120 का 25%, 1/4। 25% फ्रैक्शन में हम 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 को अगर हम 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि ये भी बढ़ के अब कितना हो जाएगा? 150। और ये फिर 70 का 20% वृद्धि हो रही है। तो 70 का 20% कितना होता है? 70 का 10% 7, यानी कि 20% 14, यानी कि ये हो जाएगा 84।
यानी कि अब जो है उसका नया खर्च क्या हो जाएगा, इन तीनों का योगफल। तो ये 18 और 15 330, 330 और 84, ये कितना हो जाएगा 414। यानी कि पहले वो 340 खर्च करता था और अब वृद्धि कितनी हो जाएगी 300, ये 414 में से 340 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 10 ये 74 और गुने ये 100, ये जीरो से ये जीरो चला गया और इसको 2 से काटते तो ये 17 और ये 37। यानी कि आप क्या देख रहे हो 370/17 हो रहा है। अगर आप 370 को 17 से डिवाइड करो तो 17 दूना 34, ये 3 शेष बच रहा है, फिर 17 एक बार, यानी कि 21 पूर्णांक समथिंग कुछ हो रहा है। और 21 पूर्णांक 13/17 जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 में है और दूसरे किसी ऑप्शन में 21 नहीं है, इसलिए आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 गुना 13/17%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, अब आइए 11वां सवाल। ये सवाल परसेंटेज का ये अक्सर है 1-2 एग्जाम बीच करके आ ही जाता है। तो इस सवाल को बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो ही चीज पूछता है, या तो आपसे पूछेगा कि भाई कोई वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो गई तो इतने रुपए में इतना क्वांटिटी जो है उसको कम मिल रहा है। ठीक है, तो उसको उस वस्तु का वर्तमान कीमत यानी कि नया मूल्य निकालना है। और या तो नया मूल्य और या कमी हो जाएगी तो आपको क्या होगा कि बोलेगा कि पुराना मूल्य निकालिए। इस जैसे कि सवाल को हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है कि सवाल में क्या आ रहा है 11, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो तो 128 रुपए में 4 केजी कम चीनी मिलती है, तो चीनी की वर्तमान कीमत क्या है ज्ञात करो। वर्तमान या नया एक ही चीज हुआ, वर्तमान या नई कीमत। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक आप ये छोटा सा फॉर्मूला बस आपको याद नहीं करना है, माइंड में फिट कर लेना है। x इंटू वाई बटे अपॉन 100 इंटू ए। अब इसमें x कौन है y कौन है 100 a, 100 तो 100 ही रहेगा, क्लियर है। अब इसमें x कौन है, जो मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, जो परसेंट में दिया रहे वो x हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका x हो गया, तो हम x के जगह पे ये 50 लिख देते हैं। ठीक है, अब y कौन हो गया, जो रुपए में दिया हुआ हो वो y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये y हो गया, ठीक है 128, और नीचे 100 को 100 उतार देते हैं और a के जगह पे जो क्वांटिटी उसको ज्यादा या कम मिल रही है उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 4 केजी कम चीनी मिल रहा है, ये 4। अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ वर्तमान या नई कीमत जब निकालेंगे तब ये x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए ये हो। यदि पुरानी कीमत के लिए वो पूछे उसके लिए दूसरा है, पर ये आप ध्यान रख लो ये नई कीमत के लिए ये आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, या आप इसको नोट ही कर लो तो ज़्यादा रहेगा। वर्तमान या नई कीमत के लिए x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए। तो मैंने इसमें बता दिया कि जो परसेंट में मान दिया है वो आपका x में रहेगा, जो रुपए में दिया रहे वो y रहेगा, और जो केजी या क्वांटिटी या किले रहता है या सेब रहता है कि 4 सेब ज़्यादा मिल गया या 5 किले ज़्यादा मिल गए, वो जो है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान और नई कीमत के लिए। उसके बाद अगले सवाल में पुराना और प्रारंभिक मूल्य निकालने का वो भी मैं बता दूंगा, उसमें क्या होगा फॉर्मूला वो भी मैं बता दूंगा। तो आप ये 50 से ये 2 को डिवाइड करो तो ये 2 बार चला गया, 2 से ये 64 और 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि उसका मूल्य जो है वो 16 रुपया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। एक बार आपको बस इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है और अपने माइंड में फिट कर देना है कि नई कीमत हो तो उसके लिए हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, और जब ये आपको आ जाएगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर सीधा 50 इंटू 128
और अपॉन नीचे 100 इंटू 4 करोगे, उसके बाद आप मन में भी कैलकुलेशन करके इस सवाल को बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने अभी 11 एग्जाम्पल देखे। आइए 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये 11 एग्जाम्पल देखे। ये 12वां एग्जाम्पल आपके लिए। जैसे कि इसमें चीनी की वर्तमान कीमत निकालनी थी, इसमें क्या दिया हुआ है, चीनी का पुराना या प्रारंभिक मूल्य। तो जब भी ये 12वां सवाल, जब भी आपसे पुराना या प्रारंभिक मूल्य पूछे, उसके लिए बस ये इस फॉर्मूले को माइंड में बिठाना है, याद नहीं करना है। 100 और प्लस माइनस एक्स इंटू ए, ये किसके लिए हो गया, इसको आप नोट डाउन भी कर लो और बस इसको आप अपने माइंड में फिट कर लेना। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो गई, तो 128 रुपये में 4 केजी चीनी जो है वो ज़्यादा मिलती है, तो चीनी का पुराना या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू ए। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो परसेंट में दिया रहेगा वो आपका एक्स रहेगा। तो जैसे यहाँ 50% की कमी हो रही है तो ये 50 एक्स में इंटू जो रुपए में दिया हुआ है वो आपका वाई हो जाएगा, तो ये वहाँ यहाँ पे 128। अब नीचे क्या करना है कि चीनी के मूल्य में 50% की कमी हो गई है और मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला में लिख रखा है 100 प्लस माइनस एक्स। अगर वृद्धि होती और हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो हम उसमें इस परसेंट को 100 प्लस 50 कर देते। यहाँ 50% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इनकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, 4 केजी। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 50 इंटू 128 और बटे ये 50 और गुने ये 4, ये 50 से ये 50 कैंसिल हो गया और 4 से ये 128 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। यानी कि चीनी का पुराना जो मूल्य है वो 32 रुपए है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो दोस्तों ये नई कीमत के लिए और पुरानी कीमत के लिए ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इसको नोट डाउन कर लो। याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग ये 13वां एग्जाम्पल करते हैं। सवाल क्या है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 75 कम है, तो मूल संख्या क्या है, ये हमें निकालनी है। पहले मैं इस सवाल को बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा और उसके बाद मन ही मन में कैलकुलेशन करके कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं कि वो संख्या पहले 100 थी। अब इसमें क्या हो गया, प्लस 20%, 20% बढ़ाया गया है, यानी कि 100 की चीज कितनी हो गई, 120। फिर क्या रहता है कि फिर उसी संख्या को 20% कम किया जाता है, यानी कि माइनस 20%, यानी कि 100 की चीज कितने में हो गई, 80 में। अब आप इन दोनों का चाहो तो इधर से ये जीरो कैंसिल कर दो, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे आप 100 बच रहा है और इन दोनों को आप यहाँ पे करोगे तो ये 96, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 4% की, 4% की कमी हो रही है। और यही 4% जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 75 के बराबर, यानी कि 4% बराबर 75। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसको कर दो 18, 74 और 3 ये, तो 100% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1875। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर है, यानी कि 100% जो है वो कितना हो रहा है, 1875, यानी कि 875 इसका सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। यदि इस सवाल को मन ही मन में बनाना रहता तो कैसे बनाते, हम मान लेते हैं कि भाई संख्या जो है वो 100 है, तो 100 में 20% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, 120, और 120 में
फिर 20% हम कर देते हैं, तो 120 का 20% कितना होता है 24, और 120 में से हम 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 96। यानी कि पहले 100 था और अब हमारे पास 96 बचा, यानी कि 4% जो है वो कमी हुई है। और 4% का वैल्यू कितना दे रखा है 70%। तो हम 4 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 4 से ही 18 और 3 उधर है वो 0.75, 18.75, यानी कि 1% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1875। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 13 एग्जाम्पल्स आज किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 13 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं और इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके अभ्यास आप करेंगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा और आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे आपको सवाल बनाने में उतनी आसानी होगी। आप सवाल को देखते ही पहचान जाओगे, आप एक डॉक्टर की तरह हो जाओगे और ये सवाल जो है ये आपका पेशेंट हो जाएगा। आप इस पेशेंट को देखोगे, आपको इसको देखते ही समझ में आ जाएगा इस पेशेंट को का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ये कब होगा जब आप अभ्यास करोगे। तो अभ्यास करना बिल्कुल ना आप भूलें। आप घर पे किसी भी प्रकार किसी भी जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सब की तैयारी कर रहे हो, उसका आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो और उस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करो। और एक मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं उसका प्रैक्टिस करो। पर क्वेश्चन बैंक की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक बनाने से ये होता है कि आपको एक परीक्षा का एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। आप देखोगे तो जब आप 2-3 साल का 4 साल का कुछ प्रैक्टिस सेट्स पुराना ये प्रीवियस ईयर के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपका क्या होगा कि आप उसको देखते ही उसको आप पहचान जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, तो घर पे आपको प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। और अगर आप मेहनत सच्ची मेहनत करते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। भले ही अभी आपको असफलता मिल रही हो पर इससे घबराना नहीं। हर असफलता से हमें एक नई सीख मिलती है और हर सफलता के बाद नई सीख मिलने के बाद हम एक नई शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, बाय।